हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को रखा है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, हिंदी साहित्य का अभी हम लोग यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर सेकंड का प्यारे बच्चे ये 7वां और आखिरी क्लास होगा। इससे पहले मैंने आपको 6 क्लास यूनिट नंबर 2 का प्रोवाइड किया है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना था आपके सिलेबस के मुताबिक मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड में जो भी टॉपिक मैंने पहले करा दिया है आप उन सभी टॉपिक को अच्छे से देख सकते हैं। अब आ जाइए आज के इस क्लास पर चर्चा करते हैं। तो आज की जो क्लास है प्यारे बच्चे, यहां पर हम सबसे पहले आदिकालीन जो काव्य हैं उन काव्यों की विशेषताओं को देखेंगे। इसके साथ साथ जो है आखिर में जो टॉपिक करवाऊंगा वह टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आदिकालीन जो साहित्य है उस साहित्य की प्रवृत्तियां क्या है, इन दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, सेशन को अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे जो है क्लास को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी ढंग से कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं बच्चे, लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है यूनिट नंबर सेकंड की एक महा मैराथन क्लासेस लेने वाला हूं, जहां पर एक साथ ही सब कुछ कवर करेंगे। साथ में प्यारे बच्चे एक कंप्लीट सीरीज आपके यूनिट नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव की होगी, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन किए रहोगे तो क्लास टाइम से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आ जाइए टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हिंदी है तो सिंपल होना ही है ना। देखिए बात करते हैं टॉपिक की। कहता है आदिकालीन जो काव्य है उस काव्यों की विशेषता क्या रही है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग आदिकालीन काव्यों के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद उसकी क्या विशेषता है हम उस पर फोकस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्यारे बच्चे संवत 250 से लेकर संवत 1375 तक के बीच का जो समय है, इस काल में जो भी साहित्यिक रचना की गई उन सभी साहित्यिक रचनाओं को आदिकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। आदिकालीन साहित्य के बारे में जानकारी समझ में आई? नहीं समझ में आया? एक बार और ध्यान दीजिएगा। आप लोग याद रखोगे कि जो आदिकालीन साहित्य है हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 250 से लेकर संवत 1375 तक के समय में जो भी हिंदी साहित्य की रचना की गई सभी साहित्य आदिकालीन साहित्य के नाम से जाना गया, ठीक है। इस युग में प्यारे बच्चे जो है 3 प्रकार के साहित्यों की रचना की गई। कितने प्रकार के साहित्यों की रचना की गई? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो साहित्य था प्यारे बच्चे वह था धार्मिक साहित्य। सबसे पहला कौन सा साहित्य था? आपका जवाब होगा सर धार्मिक साहित्य। जैसे कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आपने कई सारे साहित्य पढ़ा, जैसे कि हम बात कर ले जैन साहित्य की, जैसे कि बात कर ले नाथ साहित्य की, फिर बात कर ले सिद्ध साहित्य की। इस तरीके से आपने धार्मिक साहित्य में अलग अलग साहित्यों को पढ़ा था। दूसरा जो साहित्य रहा था वह रहा था वीर गाथात्मक साहित्य कह लीजिए या फिर धर्मेतर साहित्य कह लीजिए, ठीक है, जिसमें आपने देखा था रासो साहित्य को। किसको देखा था बच्चे? रासो साहित्य, जहां पर राजा महाराजाओं के बारे में क्या किया गया था? वखान किया गया था कवियों के द्वारा, है ना। वही वीर गाथात्मक या फिर कहे तो उसी को आप जो है धर्मेतर साहित्य के नाम से जानते हैं। और सबसे आखिर और तीसरा जो साहित्य रचा गया वह रचा गया कौन? तो लोक आश्रित साहित्य या फिर इसी को हम कह सकते हैं लौकिक साहित्य, जिसमें लोगों की भावनाओं को उजागर करने का प्रयास किया गया। विद्यापति जैसे कवि हुए, इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारे कवि जिनमें जिसके द्वारा जो है लोगों की मनोभाव को दर्शाने का प्रयास किया गया कविता के द्वारा। इसीलिए इसे किस नाम से जाना गया? लोक आश्रित या लौकिक साहित्यों के नाम से जाना गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये आदिकालीन साहित्यों के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर आदिकालीन साहित्य जो है लिखा कब गया और किस किस प्रकार के आदिकालीन साहित्यों की रचना की गई। चलिए आइए हम बात करते हैं इसकी विशेषता पर। तो इसके विशेषता के क्रम में प्यारे बच्चे आदिकालीन जो साहित्य रही है इसकी सबसे पहली विशेषता क्या रही है? तो आदिकालीन साहित्य को हम लोग दरबारी साहित्य के नाम से भी जानते हैं। अब कहोगे सर आदिकालीन साहित्य को दरबारी साहित्य क्यों कहा जाता है? तो देखिए इस काल में जो भी कवि हुए, जितने भी कवि
आदिकाल में, वह सभी के सभी दरबारी कवि हुआ करते थे, किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे और उसके दरबार में आश्रय पाकर जो है क्या करते थे, वहां पर काव्यों की रचना किया करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस काल के जितने भी कवि हैं प्यारे बच्चे, सभी क्या हैं, एक दरबारी कवि है। और वे जो दरबारी कवि हुआ करते थे प्यारे बच्चे, वह सब क्या करते थे, तो राजाओं के आश्रय में रहकर उस राजाओं के वीर गाथाओं के बारे में, उसकी प्रशंसाओं के बारे में, उसके युद्ध कौशल के बारे में, इन्हीं सभी चीजों के बारे में काव्यों में लिखा करते थे। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ये जितने भी आश्रित चारण या फिर भाट रहा करते थे राजा के दरबार में, सभी जो है एक दरबारी कवि थे और इन्होंने एक दरबारी साहित्य की रचना की। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आखिर आदिकालीन काव्यों को हम दरबारी साहित्य क्यों कहेंगे। समझ में आई बात? चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट से कि सर दरबारी साहित्य जो है आदिकालीन साहित्य को क्यों कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ बच्चे जो है इसकी दूसरी विशेषता जो आ जाती है वह है क्या, तो ऐतिहासिकता का इसमें अभाव देखने को मिलता है। सर ऐतिहासिकता के अभाव से क्या तात्पर्य है, चलिए इसको समझते हैं। तो हम बात करते हैं आदिकालीन साहित्यों की, तो इस काल में जो भी साहित्य लिखा गया उसमें ऐतिहासिकता का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिला। ऐसा इसलिए अभाव देखने को मिला क्योंकि इसमें जो है प्यारे बच्चे राजा महाराजाओं के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ बताने का प्रयास किया गया। किसके बारे में, राजा महाराजा या फिर उस समय के जो भी चरित्र काव्य थे उस काव्यों को लिखने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत जैसे कि मान लीजिए पृथ्वीराज रासो काव्य आ जाता है, परमाल रासो आ जाता है, विद्यापति की रचना कीर्ति लता आ जाती है ना। तो इन सभी चीजों में प्यारे बच्चे जो है क्या किया गया था, तो ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिला। जो भी रचना काल था या फिर राजा महाराजाओं का समय अवधि था, लेखकों के द्वारा जो है क्या किया गया, काव्यों में उसकी जो वर्णन की गई वह वर्णन ऐसा देखने को मिला कि बाद में जो है प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो पाया। तो इससे इतिहास की जो है पूर्णतया जानकारी नहीं मिल पाती है और इतिहास में इसके प्रमाणिकता का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐतिहासिकता का अभाव क्यों देखने को मिला। इस काल में जो भी रचना होती थी प्यारे बच्चे, आप इतना याद रखोगे कि सभी के सभी जो है कल्पना के आधार पर लिखा जाता था। किसके आधार पर लिखा जाता था, कल्पना के आधार पर। और वो भी जो है जैसे कि राजा होता था तो भाई राजा के बारे में तो आप कुछ गलत सलत लिख नहीं सकते हो। ज्यादातर कोशिश रहती थी कवियों को कि राजा के बारे में, उसकी प्रशंसाओं के बारे में हर एक चीजों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाए। क्या करके लिखा जाए प्यारे बच्चे, बढ़ा चढ़ा कर, क्योंकि उस पर जो है आश्रित होता था, राजा पर ही वो लेखक आश्रित होता था। जितना बढ़ा चढ़ा कर लिखता था उसकी उतनी ज्यादा जो है वैल्यू होती थी, उसको उतना ज्यादा मान सम्मान मिलता था राजाओं के द्वारा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला जो विशेषता आ जाता है वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा से यहां पर तात्पर्य यह है कि आदिकालीन साहित्य में जितने भी चारण कवि हुए वह सभी के सभी राजा के आश्रय में रहा करते थे। राजा के आश्रय में रहकर जो है प्यारे बच्चे उनका गुणगान करते थे और उनसे जो कुछ भी धन की प्राप्ति हो जाती थी उनको, तो उन्हीं से क्या करते थे, वह अपना जीवन यापन करते थे, है ना, अपना भरण पोषण करते थे। इसलिए प्यारे बच्चे यहां पर लोग जो है जो भी कवि हुए सभी ने क्या किया, तो अपने आश्रय देने वाले राजाओं की बढ़ चढ़ करके खूब प्रशंसा की। उनके वीर गाथाओं को, उनके शौर्य को, उनके यश को, उनके कौशल को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें वीर रस की भी आपको काफी ज्यादा प्रशंसा देखने को मिलती है। वीर रस की प्रधानता कहने का तात्पर्य यह है कि राजा महाराजा तो वीर हुआ ही करते थे और राजा महाराजा काफी ज्यादा युद्ध भी किया करते थे। तो वे एक सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इस काल में जो भी रचनाएं रची गई थी इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, तो वीर रस की काफी ज्यादा प्रधानता देखने को मिलती है। और इसी गुण के कारण आदिकाल को वीर गाथा का काल भी कहा गया है। किसका काल कहा गया प्यारे बच्चे, वीर गाथा का काल भी कहा गया है। लेखक जो होते थे वह राजा के आश्रय में रहते थे और फिर क्या करते थे, तो वह लेखक जो भी राजा महाराजा होते थे उनकी वीरताओं के बारे में, उसकी महानताओं के बारे में, साथ में उनके भुजा के बलों को जो है बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, उनका वर्णन करते थे। राजा जब इन सभी चीजों को देखते थे तो काफी ज्यादा प्रसन्न होते थे। राजा प्रसन्न होकर जो है उस लेखक को क्या करते थे, तो प्रोत्साहन देते थे, है ना, उसको काफी ज्यादा जो है धन यश की प्राप्ति करते थे, काफी ज्यादा जो है उनको अपने राज दरबार में वैल्यू दिया जाता था। तो इन सभी प्रोत्साहन की वजह से जो है लेखक जो होते थे क्या करते थे, राजा की वीरता को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। समझ गए।
चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें आपको लोकाश्रित साहित्य भी देखने को मिलती है। लोकाश्रित साहित्य जिसको हम लोग लौकिक साहित्य कहते हैं प्यारे बच्चे, इसमें क्या किया गया, तो जैसे कि बाकी जितने भी साहित्य थे, जैसे कि धार्मिक साहित्य में धर्म के बारे में बताया, इसके बाद जो है आपका रासो साहित्य हो गया, उसमें राजा महाराजा के बारे में बताया, लेकिन इन सभी चीज से अलग था एक साहित्य जिसका नाम था लौकिक साहित्य। इसमें प्यारे बच्चे आपको जो है कवियों ने क्या किया, तो श्रृंगार रस के बारे में बताया। किसके बारे में बताया प्यारे बच्चे? श्रृंगार रस के बारे में। और साथ में जो है इसमें लोक रंजन के बारे में भी बताया, यानी कि लोगों को मनोरंजन किस प्रकार से होती है, लोगों का दैनिक का प्रतिक्रिया क्या रहा है, लोग अपना जीवन किस प्रकार से बिताते हैं, इस प्रकार से सभी चीजों को बताने का प्रयास जो है लोकाश्रित साहित्य में किया गया। इसके अंतर्गत जो है काफी सारे आपके फेमस रचनाएं मिल जाती है, जैसे कि संदेश रासक की बात कर ले जो कि अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद विद्यापति जी की जो है विद्यापति पदावली हो जाती है, और भी बहुत सारे जो है जैसे कि अमीर खुसरो की कई सारी कविता कहानियां आ जाती है। इन सभी के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जो लोक आश्रित साहित्य था, वह लोक आश्रित साहित्य प्यारे बच्चे लोगों के जीवन के बारे में बताता था, जो कि धर्म और राजा महाराजाओं से बिल्कुल अलग हुआ करता था। इसके बाद आदिकालीन साहित्यों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह भाषा को लेकर है। किसको लेकर है प्यारे बच्चे? भाषा को लेकर। इसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। सर डिंगल भाषा क्या होता था, जरा इसके बारे में जानते हैं। तो डिंगल भाषा जो होता था प्यारे बच्चे, जैसे कि आपने बहुत सारे ग्रंथ देखा, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, इन सभी जो भी रासो काव्य था, इन सभी रासो काव्य में जो है डिंगल भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब ये डिंगल भाषा का प्रयोग आखिरतः इसमें इसलिए होता था प्यारे बच्चे, क्योंकि जो भी वीर रस के कविता हुए, जो भी वीर रस की साहित्यिक रचनाएं हुई, उन सभी चीजों में जो है राजा की कठोरता को काफी राजा के जो है वीरता को काफी कठोर भाव के साथ व्यक्त किया जाता था। तो जब भी कठोर भाव के साथ व्यक्त करने वाली चीजें आएगी तो आप कहोगे सर डिंगल भाषा वहां यूज होगा। और ये जो डिंगल भाषा थी प्यारे बच्चे, यह राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा थी। क्या थी? राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा थी डिंगल भाषाएं। समझ में आई बात? चलिए इसके साथ साथ था पिंगल भाषा। पिंगल भाषाओं की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यह काफी जो है कोमल शब्दों में प्रयुक्त होता था। कठोर भाषा में कौन सा? तो कठोर शब्दों में प्यारे बच्चे डिंगल भाषा का प्रयोग, और कोमल शब्दों में प्यारे बच्चे जो है आपके पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। डिंगल भाषा की बात कर ले तो डिंगल भाषा में आपको राजस्थानी जो है राजस्थानी अपभ्रंश भाषाओं का मिश्रण मिलता है, और पिंगल भाषा में प्यारे बच्चे आपको ब्रज मिश्रित भाषा देखने को मिलती है। ब्रज की भाषा, भाई ब्रज कृष्ण भगवान, और कृष्ण तो प्यार के सागर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वही चीजें यहाँ पर पिंगल भाषा में देखने को मिलती थी। जो भी चीजों को कोमल भाव में अभिव्यक्त किया जाता था तो वहां पर पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो है आपकी किसकी हो जाती है? आदिकालीन साहित्यों की हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप आदिकालीन काव्य या फिर आदिकालीन साहित्य की विशेषता के बारे में समझ गए होंगे कि इस साहित्य को हम लोग सबसे पहले दरबारी साहित्य कहते हैं। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है, इसमें आश्रयदाताओं की काफी ज्यादा प्रशंसा देखने को मिली, वीर रस की प्रधानता देखने को मिली, लोक आश्रित साहित्यों की इसमें रचना किया गया, और भाषा के आधार पर जो है इसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इस क्रम में प्यारे बच्चे हम लोग आगे देखेंगे तो आपका क्या है? आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति। अब आदिकालीन साहित्य के प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है प्यारे बच्चे, इसमें आपको कई सारी प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। अब ये कई सारी प्रवृत्तियों में भी कुछ ऐसे प्रवृत्ति हैं जो प्रमुख रूप से मौलिक माना जाता है। अभी जितनी भी विशेषता पढ़े हैं ना, आप इन सभी विशेषताओं में इनके प्रवृत्तियों को देख पाएंगे। सर इनके प्रवृत्तियों को कैसे देख पाएंगे? तो चलिए इसको स्पष्ट करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप आराम से स्पष्ट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? सबसे पहले तो आपने ये चीज जान लिया कि आदिकालीन जो हिंदी का साहित्य है प्यारे बच्चे, इसमें आपको कई सारी प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी, जैसे कि सामाजिक जीवन की परिस्थिति। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपकी भाव धाराएं आपको यहाँ पर उभरती हुई दिखाई देगी। तो ये सारे प्रवृत्तियों के आधार पर हम इसे मुख्य रूप से दो प्रवृत्तियों में बांटते हैं, और वो दो प्रवृत्ति सबसे पहला एक तो है भाव पक्षीय संबंधी प्रवृत्ति, और दूसरा है प्यारे बच्चे कला संबंधी प्रवृत्ति। भाव पक्षीय संबंधी प्रवृत्ति क्या होता है और कला संबंधी प्रवृत्ति क्या होता है? चलिए इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका भाव पक्षीय प्रवृत्ति। भाव पक्षीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कई सारी चीजें आ जाती है। देखिए भाव का मतलब क्या होता है? भावना। भाव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? भावना। और ये भावना जहां जहां उजागर होगा,
भावना जहां जहां उजागर होगा उन सभी विशेषताओं को आप कहां रख सकते हो, तो भाव पक्षीय प्रवृत्ति में रख सकते हो। जैसे कि भावना उजागर होता है, आपको आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिक क्षणों का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिला था, और यह सब किसके कारण था, भावनाओं के कारण। जो भी कवि होते थे भावना में, राजा के भावना में आकर जो है उनको उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिख देता था। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या होगा भाई, भावनाओं का छिन-भिन होगा। जब भावनाओं का छिन-भिन होगा, भाव पक्षीय प्रवृत्ति हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे। तो दूसरा जो है आपको इसमें राष्ट्रीयता की संकुचित विचारधारा देखने को मिलेगी। राष्ट्रीयता की संकुचित विचारधारा कहने का मतलब यह है कि जो भी कवि हुए उन्होंने अपने राजा महाराजाओं के राष्ट्रीयताओं के बारे में, उसके प्रेम के बारे में काफी बढ़ा चढ़ा कर लिखा। यह भी एक क्या था, तो मन से उत्पन्न होने वाला भावना था, इसलिए इसको हम भाव पक्षीय संबंधी प्रवृत्ति के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद जो है युद्ध का सजीव एवं प्रभावशाली वर्णन आपको आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलती है, तो यह भी आपके भावनाओं पर आधारित हो जाता है। कहोगे सर कैसे, तो देखिए जो भी राजा महाराजा हुआ करता था, युद्ध जो करता था, उसका सजीव वर्णन जो है इनके द्वारा किया गया, कवियों के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो राजा होता था, ठीक है, वह युद्ध क्यों करता था, वह स्त्रियों के लिए युद्ध करता था, नारियों के लिए युद्ध किया करता था। तो नारी से उनकी भावनाएं जुड़ी होती थी। नारी से क्या होती थी प्यारे बच्चे, उनकी भावनाएं जुड़ी होती थी, जिसके आवेश में आकर क्या कर लेते थे वह, तो एक दूसरे राजाओं से युद्ध किया करते थे, और उनके युद्ध वीरताओं को लेखकों के द्वारा क्या किया जाता था, तो अपनी भावना के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता था। तो यही चीजें हैं भाई साहब, क्या हो जाएगा, ये आपका भाव पक्षीय प्रवृत्ति हो जाएगी आपके आदिकालीन का। इसके बाद इसमें श्रृंगार और वीर रस की जो है काफी ज्यादा सामंजस्य देखने को मिलता है। श्रृंगार रस और वीर रस ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ यहां पर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए प्यारे बच्चे क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए युद्ध करा, तो महिलाओं के लिए युद्ध करा, महिला में श्रृंगार रस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है युद्ध हुआ तो वहां पर वीरता का कौशल, तो इस दोनों का संबंध जो है काफी एक अनुनश्रय संबंध देखने को मिल जाता है आपके आदिकालीन साहित्य में, जो कि एक भाव पक्षीय संबंधी प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको प्रकृति का चित्रण भी देखने को मिलता है। प्रकृति के चित्रण की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा वैसे भी काफी ज्यादा अयास होते हैं, काफी ज्यादा शौकीन होते हैं, तो यहाँ पर प्रकृति संबंधी बातें तो होनी निश्चित हो जाती है। और जो भी राजा महाराजा होते थे वह सभी जो है प्रकृति के सौंदर्यों को प्रकृति के सौंदर्यों का काफी ज्यादा आनंद लेते थे, और लेखकों के द्वारा क्या किया जाता था, तो उन्हीं सौंदर्यों को अपने कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, जो कि उनकी एक भावना होती थी। क्या होती थी प्यारे बच्चे, भावना होती थी। और इसके बाद जो है आपको इसमें जनजीवन के संपर्क का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। राजा महाराजाओं को लोगों से कोई मतलब हुआ नहीं करता था, लोग किस प्रकार रह रहा है, लोग कैसे अपना जीवन जी रहा है, इस सभी से कोई नाता नहीं होता था। तो यह भी एक आपकी भावना पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है काफी दयामयी होते हैं, बहुत सारे लोग जो है काफी निर्दयी होते हैं, तो यह उसके भावना पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो वही चीजें प्यारे बच्चे जो है आपको यहां पर क्या देखने को मिलती है, तो जनजीवन से संपर्क का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें भाव अन्वेषण का भी अभाव देखने को मिलता है। भाव अन्वेषण के अभाव का तात्पर्य हमारा यह है कि इसमें लोगों के अंदर जो है भावनाएं, इसका काफी ज्यादा अभाव देखने को मिलता था, ठीक है। जो भी राजा महाराजा होते थे लोगों के प्रति बिल्कुल भाव व्यक्त नहीं करते थे, उसे सिर्फ अपना शौक सौंदर्य जो है यह प्यारा था। और लेखक जो भी हुआ करते थे वह भी इस चीज सब पर विशेष ध्यान नहीं देते थे कि लोगों का जीवन किस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि उसको भी तो अपना जीवन चलाना था, है ना। राजा महाराजा के बारे में बोलेगा, उसके बारे में लिखेगा, तभी उसको जो है भोजन मिलेगा, उसको अच्छे अच्छे जो है सम्मान मिलेंगे। तो इन सभी के कारण आकर क्या होता था, तो यहाँ पर भाव अन्वेषण का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिला, ताकि क्या हो सके भाई साहब, इससे होता क्या था, तो लोगों का जो मजबूरी है, लोगों की जो समस्याएं हैं, ये उजागर नहीं हो पाता था। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप ये जो समझ गए होंगे कि भाव पक्षीय प्रवृत्ति क्या रही है आदिकालीन साहित्य की। इसके बाद हम दूसरे पक्ष की बात करें, तो दूसरी प्रवृत्ति है आपका कला पक्षीय संबंधी प्रवृत्ति। अब कला का मतलब क्या है, कला का मतलब है आपका प्रदर्शन, है ना। कला का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, आपका प्रदर्शन, ठीक है। तो कला संबंधी जो प्रवृत्ति रही है, इसमें आप देखने को मिलेगा कि आदिकालीन जो साहित्य प्यारे बच्चे, इसमें बहुत सारे ऐसे साहित्यों की रचना की गई जिसमें प्रबंधन और मुक्तक संबंधी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो है सबसे एक प्रमुख विशेषताओं की बात कर ले, या सबसे प्रमुख प्रवृत्ति की बात कर ले, तो इसमें जो भाषा प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि डिंगल और पिंगल भाषा, डिंगल और प्यारे बच्चे पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें कठोरता और नर्मता, ठीक है, कठोरता और नर्मता दोनों का भाव
व्यक्त करते हुए इसको बताया गया, जो कि एक कला पक्षीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद इसमें आपको काफी सारे छंदों का, जो भी आदिकाल में रचना की गई उसमें छंदों का विशेष प्रयोग किया गया, अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग देखने को मिला, और इसके जो काव्य रूप है काफी सौंदर्यात्मक है। क्या है प्यारे बच्चे, इसके जो काव्य रूप देखने को मिलते हैं आदिकाल में, यह काफी सौंदर्य रूप से जो है इसको वर्णित किया गया है। तो ये सारी जो विशेषताएं आपकी किसकी हो जाती है प्यारे बच्चे, कला पक्षीय संबंधी प्रवृत्ति की विशेषता हो जाती है। तो ये दो विशेषता आप याद रखोगे। आदिकालीन जो साहित्य है इसकी दो प्रवृत्तियां हैं। दो प्रवृत्तियों में सबसे पहला प्रवृत्ति भाव पक्षीय, जो कि भावना से जुड़ा हुआ है, और कला पक्षीय, जो कि इसके रचना से जुड़ा हुआ है। समझ गए। चलिए, निष्कर्षतः आप कहोगे कि कहा जा सकता है कि आदिकालीन जो काव्य प्यारे बच्चे यह ऐतिहासिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना जो है साहित्य के भाव और कला पक्ष की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। इतिहास की दृष्टि से उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा था आपके आदिकालीन की साहित्य, लेकिन आपके जो है भावना और कला के पक्ष के को लेकर के जो है ये काफी ज्यादा क्या रहा, चर्चामयी रहा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे ये दो टॉपिक जो है आप अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। टॉपिक आपका क्या है, सबसे पहला तो आदिकालीन काव्य की विशेषता, और इसके बाद जो है इसकी प्रवृत्ति। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कर देना अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई कि आदिकालीन काव्य जो है इसकी विशेषता क्या रही है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या रही है और इसके साथ साथ जो है इसकी प्रवृत्ति क्या रही है। हालांकि देखिए ये दोनों चीजें सेम ही है, विशेषता प्रवृत्ति दोनों चीज सेम है। विशेषता पर ही आपकी प्रवृत्ति डिपेंड करती है। विशेषता पर ही क्या डिपेंड करती है प्यारे बच्चे, प्रवृत्ति डिपेंड करती है। आपने अभी देखा है एक ही चीजों को मैं कई बार आपके बीच प्रेजेंट किया है, तो हो सकता है आपको लगा होगा कि एक ही चीजें हैं दोनों, तो वही चीजें हैं ही, है ना, वही चीजें हैं ही। आपकी जो विशेषता है इस पर ही आपका आश्रित हो जाता है क्या, आपकी प्रवृत्ति। तो उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए एक बार आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करना कि सर समझ में आया कि नहीं, और अगर समझ में आ गया है तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट महामैराथन क्लास आने वाली है ना, महामैराथन क्लास आएगी। इसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव की सीरीज आएगी, एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 में जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारा का सारा कवर कराया जाएगा। तो चलिए विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।